नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो ईरान और यूएस की जो वॉर चल रही है उसी दौरान ट्रंप के साथ उनके अपने ही देश में वो घिर गए हैं। एक्चुअली आपको तो पहले मालूम होगा कि जब ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत के आए थे 2025 में, तो उन्होंने आते ही एक टैरिफ वॉर छेड़ दी थी। कभी चाइना पे टैरिफ, कभी यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ, इंडिया पे टैरिफ, ब्राज़ील पे टैरिफ। और इस दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर टैरिफ किसी देश पे लगाया था वो था ब्राज़ील और इंडिया। और इससे उन्होंने जो पैसे कमाए उसकी वजह से पूरे अमेरिका में चीज़ों के दाम बढ़ गए। और उन्होंने पब्लिक को समझाने की कोशिश की कि हमने बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत पैसे कमाए हैं, और ये पैसा मतलब जिन देशों पे हमने टैरिफ लगाया वो दे रहे हैं। हालांकि ऐसा था नहीं। और इसको लेके कई लोगों ने वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर केस दायर किया हुआ था। और इस केस का आपको मालूम है, पिछले दिनों जो रिज़ल्ट आया था, जो उसका फैसला आया था, उसमें वहाँ पे कहा गया कि ये जितना भी पैसा है वो आपके देश के लोगों ने आपको टैक्स के रूप में दिया है। ये टैरिफ की वजह से सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ी है देश में। अब इस चीज़ को लेके वहाँ पे जज ने जो फैसला दिया था वो तो ये कहा था कि हाँ भाई, ये पैसा जो है वो आपने टैरिफ के जरिए जो कमाया है वो देश का पैसा है। पहली चीज़, उस पैसे को क्या करना है, वापस देना है नहीं देना है, इस पे उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। दूसरी चीज़, और इसी दौरान एक साल के बाद ट्रंप ने सारी दुनिया में कहा मैं शांति का मसीहा हूँ, मैंने 8 जंगें रुकवा दी, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का भी युद्ध बताया और थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध बताया। इसी तरीके से उन्होंने मतलब इजराइल और हमास के बीच में गाज़ा पट्टी पे जो युद्ध चल रहा था, या लेबनान सीरिया के साथ जो युद्ध चल रहा था, उन सब के बारे में बताया। मगर 2026 आते आते उन्होंने अपनी ही बातों को झूठा साबित कर दिया। वो दंदनाते हुए कहने लगे कि मैं ग्रीनलैंड को अपने कब्ज़े में ले लूँगा। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ, जो उनके नेटो फोर्सेस के दोस्त थे, उनके साथ अपने रिश्ते ख़राब कर लिए। और उसके बाद आप जानते हैं कि यूएस और इज़राइल के साथ मिलके यूएस ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। देखिए दोस्तों, तब तक कुछ भी बड़ा नहीं हुआ था जब तक यूएस के 6 सिपाही मारे नहीं गए थे। आपको मैं बता दूं कि ईरान या रशिया ऐसे देशों पे उनके जो सिपाही मरते हैं उस पे इतना सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है। क्योंकि रशिया का जो सोल्जर निकलता है युद्ध पे, तो वो ये सोच के लगता है कि मैं मरने के लिए ही जा रहा हूँ। क्योंकि आपको अगर ध्यान होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया के लाखों लाख सिपाही मर चुके थे। और मैं अगर अभी की बात करूं तो सिर्फ रशिया के 3.5 लाख से ज़्यादा सिपाही मारे जा चुके हैं यूक्रेन रशिया वॉर में। इससे रशिया को फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर अगर एक भी सिपाही की लाश कॉफिन में जाती है तो उसके लिए सरकार जवाबदेह होती है। और यहाँ पे 6 लोगों की लाशें गई, और उसके बाद उनके जो इंटरनल कांग्रेस में है वहाँ पे भी उनके ऊपर सवाल जवाब होने लगे हैं। और इसी में वहाँ पे वोटिंग भी हुई। वोटिंग में हालांकि ट्रंप जीत गए हैं, लेकिन मार्जिन बहुत कम था, 5-7 वोटों से वो जीते हैं। और ये वहाँ पे कांग्रेस में पूछा गया कि एज ए प्रेजेंट आपके पास ये अधिकार है ही नहीं, इन दोनों चीज़ों में आपके पास अधिकार है ही नहीं। ना आप वॉर कर सकते थे ईरान के साथ, और ना ही आपके पास ये अधिकार था कि आप किसी भी कंट्री के ऊपर किसी भी तरीके का टैरिफ लगा सकते हैं। हालांकि एक दूसरे जजमेंट में यूएस में ही यूएस के कोर्ट ने एक जजमेंट दी है जिसमें कहा गया ये 175 करोड़ डॉलर जो आपने कमाए हैं टैक्स के रूप में, टैरिफ के रूप में, वो आपको वापस करने हैं। हालांकि ये यूएस के लिए बड़ी बात नहीं है,
लेकिन अगर आप आज के हालात यूएस के देखें तो यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी जरूर है, लेकिन उसके ऊपर दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा कर्जा भी है। और यूएस आज की डेट में ऐसा क्या बना रहा है वो आप सब जानते हैं। वो अगर कुछ बना रहा है वो सिर्फ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बना रहा है। वहाँ पे कोई टीवी, फ्रिज, कार, ऐसी कोई चीज़ें नहीं बन रही। ये चीज़ें बन रही हैं या तो इंडिया में, या तो चाइना में, या तो नॉर्थ कोरिया में, जापान में। और इसकी वजह से ही पूरे जो आपका यूएस का जो इलेक्शन लड़ा गया था, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें एजेंडा यही था कि हम अपने ही देश में हर चीज़ का प्रोडक्शन शुरू करेंगे। हालांकि ये सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन सोच को इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो था वो बहुत गलत हो गया है। और उसी के साथ साथ आज की डेट में अगर आप कहें तो जो पॉलिटिकली अगर आप देखें तो यूएस जो है अपने सारे एलाइज से एकदम अलग थलग पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। उसके जितने भी एलाइज थे, लाइक कनाडा, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन और आपके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, उन सब के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा है। और आपको मालूम ही होगा कि इस चीज़ों को लेके अब सवाल जवाब होने शुरू हो गए हैं, जो आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में यूएस प्रेसिडेंट के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों अब हम दूसरी चीज़ों पे भी बात करेंगे, जो चाइना का रोल है। यूएस ईरान वॉर में चाइना का क्या रोल है दोस्तों? अगर हम बता दें आपको तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वेनेजुएला और ईरान का ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार अगर कोई था वो चीन था। जैसे ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यूएस ने उठाया, उसके बाद सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा वो लगा था चीन को। और अभी भी जैसे ही ईरान पे वॉर हुई है, उसका दूसरा सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा, जो 38% जो ऑयल चाइना का आता था वो ईरान से आता था, और वो रुक गया है आज की तारीख में, जिसकी वजह से चीन छटपटा रहा है। चीन को अपने लोगों के लिए सस्ते तेल के साथ साथ एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी जो था वो उसके दो जगह से कट गए। अब वो पूरी तरह से रशिया पर डिपेंडेंट हो गया। और कई देश ऐसे हैं जिनके पास आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ 5 दिन से 7 दिन से ज़्यादा का तेल पूरे देश में नहीं है। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं है। लाइक पाकिस्तान में ये क्राइसिस हो चुकी है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि शायद 1 हफ्ते का तेल बचा है और 3-4 दिन के बाद तेल पे लोग बारिंग, मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से वो बैन किया जाएगा कि आप इतना से ज़्यादा तेल नहीं ले सकते। हालात इस कदर ख़राब हो रहे हैं दोस्तों। प्राइसेस आपको मालूम ही है कि कच्चे तेल के प्राइसेस रेगुलरली बढ़ रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पूरी तरीके से बंद है। इंडिया भी ऑयल क्राइसिस में आ सकती है। लेकिन हाँ, इसी बीच एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि रशिया ने खुले बाहों से स्वागत किया है कि इंडिया चाहे तो रशिया से जितना चाहे उतना तेल ले सकता है। हालांकि इंडिया अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेता रहा है, आगे भी लेगा। दोस्तों, इस वॉर के जो बात चल रही है, जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्होंने यही सोचा था कि ये 3 से 5 दिन के अंदर वॉर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो रिजीम थी, खामेनेई रिजीम, उसके टॉप लीडरशिप को लगभग सभी को मार दिया है। लेकिन जो उनकी आईजीसीआर है, जो उनकी फोर्सेस हैं, वो फिर भी ऑपरेट कर रही है। और अब वो पूरे गल्फ कंट्रीज में स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स में क्योस पैदा करके बैठी है। आज की डेट में ये कोई भी नहीं कह सकता है कि कब कौन सी कंट्री पे ड्रोन से या मिसाइल से हमला हो जाए। आपको मालूम ही होगा कि अजरबैजान पे हुआ है, ये दुबई, सऊदी, बहरीन, हर जगह हो रहा है। और इसी के साथ साथ अमेरिका ने एक जो ईरानियन युद्धपोत था, एक फ्रिगेट था, जो इंडिया से एक टूर करके जा रहा था वापस श्रीलंका के पास कहीं, उसको हिंद महासागर में मार गिराया है। लेकिन ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। और साथ ही साथ जितनी भी मिलिशियाज हैं ईरानियन, जितने भी सपोर्टेड मिलिशियाज हैं,
वो अलग अलग जगहों से अपने तौर पे हर जगह हमले कर रहे हैं। उनके पास भी मिसाइलों की अच्छी खासी खेप है। उनके पास बहुत सारे ड्रोन्स अभी तक एक्टिव पड़े हुए हैं, चाइनीज़ ड्रोन्स जो उनके पास पड़े हुए हैं, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी और आपका मिसाइल्स में ईरान ने काफ़ी काम कर लिया था। तो इसकी वजह से भी उस पूरे इलाके में आज की डेट में स्थिति जो है वो असमंजस की बनी हुई है कि कब कहाँ पे क्या होगा ये पता नहीं है दोस्तों। लोग ये सोच रहे थे कि जैसे यूएई में हुआ या कहीं और हुआ, वो चीज़ें दोबारा कहीं मेरी कंट्री में ना हो जाए। और इस सब का सबसे बड़ा खामियाजा सऊदी अरब को भी नहीं भुगतना पड़ा। सबसे ज़्यादा अगर कोई खामियाजा भुगत रहा है वो यूएई है। अगर आपको मैं बात करूँ तो सऊदी एयर के फ़्लाइट्स अब ऑपरेटिव हैं, वो उड़ रही हैं, लेकिन इमिराट्स, एतिहाद, इन सब को बहुत बड़ा असर पड़ा है। और सबसे बड़ा असर पड़ा है दुबई को। जबकि शारजा की अगर मैं बात करूँ या अबू धाबी की बात करूँ तो वहाँ पे इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन दुबई में जो कुछ भी हुआ है पिछले दिनों, 20 से ज़्यादा हमले हुए हैं। जो सबसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता था ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, इट वाज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस। वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट खत्म होते जा रहा है। और यूएई का सबसे बड़ा बिजनेस जो था वो था रियल एस्टेट और टूरिज्म। वो ऑयल पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं था। वहाँ पे बड़े बड़े बैंकर्स थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे। वहाँ के शेयर मार्केट पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे। इवन ईरानियंस का बहुत सारा पैसा वहाँ पे है। ईरान की इकॉनमी में बहुत सारे लोग वहाँ पे ट्रेडिंग करते